हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 23 जून और आज के इस वीडियो में हम 23 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आप में जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट ये आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि 26 टोटल टेस्ट फ्री हैं। साथ में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी इसका जो CBT 2 होना है इसके लिए अपडेटेड 90 टेस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर के 200 टेस्ट और ये सभी आप लोगों को मिल सकेंगे। साथ ही आप फ्री टेस्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस और यूज़ द कूपन स्टडी 10 का कूपन आप यूज़ किए और टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट ये अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस आदि सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड 8000 प्लस मॉक टेस्ट एक साल के लिए कितने में 299 में और 2 साल के लिए ये आप लोगों को मिल सकेगा 499 में। तो यदि आप इसे लेना चाहें तो आप स्टडी 10 का कूपन इस्तेमाल करके इसे परचेस कर सकते हैं। इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश ये कौन बना है? FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इसे आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसमें टॉप पर रहा है अमेरिका। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी FDI के मामले में मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा किस देश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो भारत को ये सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था सिंगापुर से, यानी कि सिंगापुर के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया था। इसमें दूसरे स्थान पर था अमेरिका। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया था? तो ये राज्य था गुजरात। ये तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन अभी ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है कि FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा कमाई किस देश ने की है, तो इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका और दूसरे स्थान पर रहा है चाइना। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि पहला स्थान अमेरिका को दिया गया है, दूसरा स्थान चाइना को और इसमें भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। और FDI होता क्या है पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहने का मतलब है कि किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, यही कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और ये होते कितने प्रकार के हैं? बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीनफील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। तो यदि हम बात करें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की, ये क्या होता है? तो इसके अंतर्गत दूसरे देश में किसी नई कंपनी की शुरुआत करना या स्थापना करना और वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, ये है ग्रीनफील्ड निवेश। पोर्टफोलियो निवेश ये क्या होता है कि जिसे मतलब कि जिस देश में भी निवेश करना चाहते हैं वहाँ की जो कंपनियाँ हैं उन्हीं से यदि शेयर कर लिया जाए और वहाँ इन्वेस्ट किया जाए तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो निवेश। तो ग्रीनफील्ड यानी कि नई कंपनी स्थापित करना और पोर्टफोलियो कहने का मतलब है कि उस देश में मौजूदा जो भी कंपनी है उसी से शेयर परचेस कर लेना। तो ये आप याद रखेंगे। और इसी FDI के मामले में टॉप पर बना हुआ है अमेरिका। योग दिवस जो कि हाल ही में मनाया गया है, इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया गया है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है? तो हाल ही में जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं, देखिए यहाँ आंसर लिखा भी हुआ है। स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है? स्टेफन लोफवेन। इन पर हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो कि पारित हो चुका है। और विश्वास मत हारने वाले ये स्वीडन के इतिहास में पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब इन्होंने विश्वास मत खोया है तो इनके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला तो ये कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो ये इस्तीफा दे सकते हैं या मध्य अवधि चुनाव, जितना समय बच गया है इसके लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि स्वीडन में राजनीतिक संकट गहरा गया है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यदि आप लोकेशन देखेंगे स्वीडन की, तो ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो नहीं है, लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ किराया बहुत महंगा है। मतलब कि किराए पर जिस मकान में लोग रहते हैं उस पर कड़ा नियंत्रण है। एक व्यक्ति को लगभग 55,000 रुपये प्रति महीने यहाँ चुकाना पड़ता है रहने के लिए। तो स्वीडन में क्या है कि मकानों के किराए पर कड़ा नियंत्रण है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके द्वारा नवनिर्मित मकानों के लिए किराया नियंत्रण खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है इन्हें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पर से भरोसा उठ गया, विश्वास नहीं रह गया, जिसके कारण इन पर यानी कि इनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्योंकि
यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है इनका ये मानना है कि किराया बाजार को नियंत्रण मुक्त यदि कर दिया जाता है तो यहाँ के मार्केट में मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है और गरीब और अमीर के बीच की जो खाइयाँ हैं ये बढ़ेगी, जिसके कारण इन्हीं के विरोध में, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के विरोध में ये प्रस्ताव लाया गया जो कि पारित हो चुका है। तो ये तो बात हो गई स्वीडन की। यहाँ से आप भारत के संविधान को भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, भारत में अविश्वास प्रस्ताव ये कैसे लाया जाता है, तो पर्पस जानना ज़रूरी है कि ये लाया क्यों जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि सरकार के बहुमत की जांच करना। इस उद्देश्य से लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। लाता कौन है, तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये हमेशा ही विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा में ये लाया जाता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन कितना चाहिए, कितने लोगों का समर्थन होना चाहिए, तब जाकर के अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। तो लोकसभा के 50 सदस्यों के समर्थन से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और किसके विरोध में लाया जा सकता है, तो ये संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरोध में लाया जा सकता है। और सवाल ये भी बनता है कि इसका परिणाम क्या होता है। कहने का मतलब है कि यदि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब क्या होता है, तो सरकार त्याग पत्र देने के लिए बाध्यकारी होती है। और यदि पारित नहीं होता तो कहने का मतलब है कि सरकार बच जाएगी। तो भारत में ऐसा प्रोसेस है। स्वीडन की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल आप देख पा रहे हैं, ये है स्टॉकहोम। करेंसी तो ये है स्वीडिश क्रोनम। हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना ये किस राज्य में शुरू हुई है जो कि चर्चे में रही है, तो इसकी शुरुआत केरल में हुई है। देखिए, हाल ही में केरल की जो कैबिनेट है इसने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी कि अपनी मंजूरी दे दी है। कहने का मतलब है कि केरल के उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक ये जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, इस बीच में यदि किसी व्यक्ति की भूमि फंसती है तो इसका भी अधिग्रहण कर लिया जाएगा। हालांकि इसका मुआवजा उसे दे दिया जाएगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण को लेकर के केरल की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब तो हम जानेंगे कि चर्चे में रहा ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये है क्या। तो ये एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो कि केरल के उत्तरी छोर कारासगोड को राज्य के दक्षिणी छोर के तिरुअनंतपुरम से कनेक्ट कर सकेगी। इसका पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस ये है कि उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की जो यात्रा है ये करने में जो समय लगता है इसे कम किया जा सके। इसमें लगभग 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस कॉरिडोर की जो लंबाई होगी ये होगी 532 किलोमीटर की, जो कि 11 जिलों से गुजरेगी और इसलिए यहाँ 11 रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। 2025 तक उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ से आप ये जान लीजिए कि उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर पहुँचने में पहले कितना समय लगता था, लगभग 12 घंटे का समय लगता था। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर पहुँचने में 4 घंटे से भी कम का समय लग सकेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ समय की बचत हो रही है। तो देखिए, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2025 तक, तब यहाँ ट्रेन की चाल क्या होगी, तब ट्रेन यहाँ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकेगी। और अभी क्या स्थिति है, वर्तमान में यदि देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मौजूदा जो रेल लाइन है ये काफ़ी मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई होने के कारण यहाँ उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसलिए ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब ये लाया जा रहा है केरल में। तो केरल से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि भारत का पहला मजदूर संग्रहालय अलापुझा में, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क तिरुअनंतपुरम में, भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर कोझिकोड में, डिजिटल एजुकेशन वाला ये भारत का पहला राज्य है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें भी टॉप पर रहा है केरल। हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतों की जांच करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो ये गठन अभी हाल ही में किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ये आदेश किसने दिया, तो जो कोलकाता हाई कोर्ट है, इसी ने नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को ये आदेश दिया है कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है इसकी आप जांच करें। और इसी के लिए NHRC के द्वारा 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और आप सभी जानते हैं ये न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए वहाँ क्या हाल था, किस तरह से हिंसा हुई, ये सभी आप लोगों को मालूम ही है। तो NHRC के द्वारा इन सभी मुद्दों की जांच की जाएगी कि ये सब करवा कौन रहा था और कौन कौन इसमें शामिल था। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कैसी संस्था है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी प्रकृति भी पूछ ली जाती है कि सांविधिक है,
या संवैधानिक है या कार्यकारी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सांविधिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में सांविधिक निकाय है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष ये होते कौन है? तो अभी तक आप लोगों ने याद रखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये होते हैं इसके अध्यक्ष। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2019 में ही इसमें एक संशोधन हुआ है। संशोधन ये हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं या प्रेजेंट टाइम में जो कार्यरत न्यायाधीश हैं ये भी हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति करते कौन है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति तो करते हैं लेकिन 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। ये 6 सदस्यीय समिति होती कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। इन 6 लोगों की सिफारिश जब जाती है राष्ट्रपति के पास तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल कितना होता है तो देखिए पहले कार्यकाल क्या था? ये था 70 वर्ष, यानी कि 70 वर्ष उम्र होते तक या 5 वर्ष। और इसमें क्या था कि पुनः नियुक्ति ये अलाउ थी, लेकिन अब जो 2019 में संशोधन हुआ है इसके तहत इसकी जो अवधि होगी कार्यकाल की ये 70 साल होगी और अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। साथ ही पुनः नियुक्ति ये भी नहीं हो सकेगी। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है ये 1 साल से कम का केस हैंडल कर सकता है। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। ये भी हाल ही में बनाए गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगला है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब ये है क्या? तो देखिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली 2 योजनाएं लेकर आई गई हैं जो कि उन्होंने चुनाव में वादे किए थे। एक तो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ये 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं बिहार गवर्नमेंट की। और इस योजना के तहत होगा क्या? तो बिहार में ऐसे युवा या महिला जो कि खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इस 10 लाख में से जो 5 लाख रुपए है ये तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा और बाकी का जो 5 लाख है ये लोन के रूप में दिया जाएगा जो कि 84 किस्तों में पटाना होगा। साथ ही इसमें हेल्प के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि जो भी ये लोन लेने के इच्छुक हैं ये इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अब हम बिहार से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ के 2 प्रोडक्ट हैं जो कि चर्चे में रहे हैं, जर्दालू आम और शाही लीची। पहली बार इसका एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। डिजिटल इंडिया अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। भारत के 2 पहले हरित ऊर्जा शहर हैं राजगीर, बोधगया में ही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा स्थापित की जा रही है। हाल ही में इसने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए योग समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एम योगा। देखिए कल मुझसे एक गलती हुई है, मैं मान रही हूँ उस चीज़ को। हाल ही में 21 जून को किस क्रम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? यानी कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। तो इसी के मौके पर भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा एम योगा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योगा से जोड़ा जा सके और ये घर में भी रह करके इस एप्लीकेशन के माध्यम से योगा सीख सकेंगे, क्योंकि योगा से रिलेटेड इसमें वीडियो भी अपलोड किए गए हैं जो कि कई भाषाओं में अवेलेबल है और यही अब लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिंध और होम्योपैथी इसके सहयोग से डेवलप किया गया है। और आप याद रखेंगे कि आयुष मंत्री श्रीपद येस्सो नायक अभी नहीं है, इनका प्रभार अब संभाल रहे हैं किरण रिजिजू जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रघुराम राजन को किस राज्य के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये भी हाल ही में तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य बन गए हैं। रघुराम राजन जो कि भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और पूछा जाए कि किस क्रम के गवर्नर थे तो ये आरबीआई के 23वें क्रम के गवर्नर रह चुके हैं। साथ ही ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे 2012 से 2013 के बीच। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम,
इनसे रिलेटेड एक किताब है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। किताब का नाम क्या है? द थर्ड पिलर, जो कि रघुराम राजन के द्वारा ही लिखी गई है। इनकी नियुक्ति की गई है तमिलनाडु में। तो देखिए, तमिलनाडु के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनका नाम क्या है? M.K. स्टालिन। साथ ही नीति आयोग के द्वारा जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा है। ओला के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ही स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द नटमेग द कर्श, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष की एक किताब है द नटमेग्स कर्श। देखिए, अमिताभ घोष का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें 54वें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंग्लिश भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, अमिताभ घोष, और इन्हीं की ये किताब है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो अरुंधति राय के द्वारा दिसंबर 2020 में एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है आज़ादी। इनकी एक और किताब है, किताब का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड की किताब है हाउ टू बिकम अ राइटर। चेतन भगत की किताब का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अगला है, किस राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पैराग्लाइडिंग ये तो आप सभी जानते हैं, इमेज में आप पहचान भी सकते हैं। तो हाल ही में भारत के ये जो प्रसिद्ध एथलीट थे मिल्खा सिंह, जिन्हें आप द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, और इन्हीं के सम्मान में हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि इन्हीं के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब ये खोला जाएगा। हरियाणा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुल्तानपुर और कलेसर। हेमिस सेसु फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? तो ये भी हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है। लद्दाख, जिसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। यदि हम फेस्टिवल के इतिहास की बात करें, हेमिस फेस्टिवल, तो देखिए, लद्दाख में एक महान बुद्धिस्ट थे जिनका नाम था गुरु रिपोच पद्मसंभव। तो उस समय क्या हुआ था कि लद्दाख में बुरी आत्माओं का बहुत साया था, तो इन बुद्धिस्ट ने लद्दाख को उन बुरी आत्माओं के साये से मुक्त किया था, उन्हें भगाया था। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में लद्दाख में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लद्दाख की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, जिन्होंने भी हाल ही में क्या लॉन्च किया है? यून टैब योजना ये लॉन्च की गई है, जिसके तहत टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं स्कूली छात्रों को। यहाँ बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो मणिपुर से रिलेटेड है सिरोई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। यदि हम बात करें ओडिशा की, तो यहाँ रथ यात्रा, जो कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है, ये हर साल यहाँ निकाली जाती है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर जापान था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।